Hello everyone, welcome to Target for IQ channel. I am Rimjam Jain and today we will deal with section 36 onwards of the Transfer of Property Act. तो अभी तक हम देखते हैं हमने इस एक्ट में क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने पहले पढ़ा है कि इस एक्ट का एक्सटेंट क्या है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी सेक्शन 3 के अंदर। उसके बाद वी रेड की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, कौन सी नहीं। उसके बाद की ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री कौन हो सकता है। देन वी रेड की अगर कोई कंडीशन लगी होती है ट्रांसफ़र के साथ तो उस केस में क्या होगा। उसके बाद अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कैसे होगा और कितने टाइम तक प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र होने से रोक सकते हैं, उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, कंटिंजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट। देन वी रेड अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सलरेशन सेक्शन 27 के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड होता है तो तब क्या होगा। एंड देन फाइनली हमने सेक्शन 35 में पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे सेक्शन 37 पर विच प्रोवाइड्स फॉर apportionment of periodical payments on determination of interest of person entitled। अपॉर्शनमेंट का हिंदी होता है प्रभाजन। जो मेरी ये वीडियो है ये आपको ट्रांसलेशन में भी अब हेल्प करेगी थोड़ी, बिकॉज जो वर्ड्स हैं उनका हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया है इसमें। तो सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रांसफ़र होता है और जो ट्रांसफरर है वो कोई इनकम जैसे कि रेंट हो गया या कोई एन्युटीज़ हो गई, कुछ भी रिसीव कर रहा होता है उस इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो जब वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा तो जो ट्रांसफरी है उसको उस जो रेंट हो गई फॉर एग्जांपल उसमें से उतना पोर्शन मिलेगा। उसका कैलकुलेशन डे टू डे के हिसाब से होगा और वो उतना पोर्शन ट्रांसफरर को मिलेगा और बाकी पोर्शन ट्रांसफरी को मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मैंने 16 जून को अपना घर ट्रांसफ़र किया जो कि रेंट पे था, तो अब जो ट्रांसफरी होगा और जो मैं होंगी हम भी हमारे बीच में जो रेंट है वो कैसे डिवाइड होगा, वो इस हिसाब से डिवाइड होगा कि पहली जून से लेके 16 जून तक का तो रेंट मुझे मिलेगा और जो 17 जून से लेके 30 जून का रेंट होगा वो ट्रांसफरी को मिलेगा। सेक्शन 36 ये कहता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट या लोकल यूसेज ना हो। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा होगा या लोकल यूसेज उस एरिया की कुछ और है तो उस केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। अब आते हैं सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 प्रोवाइड्स फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड हो जाती है। मतलब जो ट्रांसफरीज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और वो ट्रांसफरीज उस प्रॉपर्टी में कोई भी बेनिफिट किसी और को पास करते हैं। तो ये इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ए का एक हाउस है, उसने वो अपना घर बी सी और डी को बेच दिया और उसके बाद बी सी डी ने क्या करा, वो एक लीज पर ई को दे दिया। ठीक है, अब इस केस में उन्होंने जो लीज दी है वो दी है 30 रुपये की रेंट और उसके साथ एक उन्होंने शीप दे दी उसको। अब इस केस में जो बी था उसने ये घर खरीदने के लिए हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेस मनी दिया था। जैसे कि आप मान लीजिए घर हमने सेल करा 600 रुपये में, तो इसमें से जो बी है उसने 300 रुपये दिए, जो सी और डी थे उन्होंने 150 रुपीज़ दिए। तो अब जो ई है वो जो ये 30 रुपये की रेंट है वो इनको इसी रेशियो में देगा। मतलब 15 रुपये वो बी को देगा और जो बाकी 7.5 रुपये हैं वो सी और डी को मिलेगा। अब आई बात जो वो शीप थी, तो शीप के केस में क्या बताता है सेक्शन 37 कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम सेवर नहीं कर सकते, मतलब जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते, उसका जो बेनिफिट है वो इस तरीके से लिया जाएगा कि पार्टीज अपने आप में डिसाइड कर लें। मतलब जो बी सी और डी हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि उस शीप का क्या करना है और वो बी को बता दें और उस हिसाब से उसका बेनिफिट का सेवरेंस हो जाएगा। अब इसी केस में क्या होता है कि अगर ये बी सी डी हैं और ये इनका घर विलेज में है, उस विलेज में हर एक घर को अपनी तरफ से कुछ काम करना होता है विलेज के लिए।
तो जब इस घर की लीज पे ई रह रहा है तो वो काम उसको करना होगा। अब लीज में तो नहीं लिखा था कि किस तरीके से ई काम करेगा, क्योंकि ई को बी, सी और डी तीनों के हिसाब से काम करना होगा। तो सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन होती है तो वो इस तरीके से फुलफिल नहीं होनी चाहिए, या उसका जो बंटवारा है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जिसको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है उसका बर्डन और बढ़ जाए। तो जैसे ये इसको एक दिन अगर काम करना है तो वो या तो काम इस हिसाब से करेगा कि तीनों का डिवाइड हो जाए, या तीनों आपस में डिसाइड कर ले कि काम किस हिसाब से होना है, और वो ऐसा होना चाहिए कि ई के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो दिस इज सेक्शन 37। नाउ वी विल कम टू सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 स्टार्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो सेक्शंस 5 से लेके 37 तक थे चैप्टर 2 के, वो अप्लाई करते थे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर, लेकिन सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 53A तक वो अप्लाई करते हैं ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि सेक्शंस 38 से लेके 53A तक दैट विल अप्लाई ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेक्शन 38 पे। तो सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर। सो सेक्शन 38 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को ये अथॉरिटी है कि जब कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस मतलब परिस्थिति होगी वो उसी केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, और वो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है इस बेसिस पे कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे। तो ये माना जाएगा दैट इज इट विल बी डीम्ड कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, और ये चीज़ तब मानी जाएगी उन पर्सन्स के बीच में जो कि या तो ट्रांसफरी हो या ट्रांसफरर हो या कोई और पर्सन जो इस ट्रांसफ़र से इफेक्ट हो रहा हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ट्रांसफरी आफ्टर यूजिंग रीजनेबल क्लेम ये सर्टन कर ले कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेंस में थे और उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो। तो इसमें क्या याद रखना है हमें कि पहले तो उसको अथॉरिटी कुछ सर्कमस्टांसेस में उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की थी, और प्रॉपर्टी से मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद उसने ये जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर कंसिडरेशन पे करा है, मतलब कोई प्राइस पेड हुआ है या होना हो। ऑल्सो थर्ड थिंग कि जो ये ट्रांसफ़र हुआ है वो तभी पॉसिबल हुआ है जबकि ट्रांसफरी ने रीजनेबल केयर ली हो देखने के लिए कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे और उसने गुड फेथ में एक्ट किया है, तो ये माना जाएगा तो वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे। और इसमें ये याद रखना है हमें कि जो ट्रांसफ़र है दैट विल बी ओनली फॉर कंसिडरेशन। नाउ कमिंग टू सेक्शन 39 विच प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर where थर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। तो सेक्शन 39 सेज कि जब कोई प्रॉपर्टी है उसमें से किसी थर्ड पर्सन को मेंटेनेंस लेने का अधिकार हो, या उसके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन बना हो, या उसकी शादी के लिए उस प्रॉपर्टी में से प्रोविजन बना हुआ हो, तो उस केस में जब इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा तो जो ट्रांसफरी है उसके अगेंस्ट भी ये राइट इन्फोर्स हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो ट्रांसफरी को नोटिस हो इस बात का कि इस प्रॉपर्टी के साथ ये ऑब्लिगेशन अटैच्ड है, या जो ट्रांसफ़र है वो ग्रैटिट्यूअस हो मतलब विदाउट कंसिडरेशन जैसे कि गिफ्ट, लेकिन ये उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता जिसने ये प्रॉपर्टी कंसिडरेशन से ली हो प्लस उसको नोटिस ना हो इस ऑब्लिगेशन के बारे में। सो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है और अगर किसी थर्ड पर्सन को उस प्रॉपर्टी में से राइट है इन 3 चीज़ों का, तो वो ट्रांसफरी पर भी ये ऑब्लिगेशन आती है और वो थर्ड पर्सन वो राइट उसके अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकता है। जो सेक्शन 40 है दैट इज बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। तो जो सेक्शन 40 था ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डील कर चुके हैं जब हमने सेक्शन 11 पढ़ा था, तो इसके लिए आप सेक्शन 11 को रेफर कर सकते हैं जिसमें कि सेक्शन 40 भी डील हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 42 पे। मैंने अभी इस वीडियो में सेक्शन 41 नहीं डिस्कस करा है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, दैट डील्स विद ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर।
तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 41 और सेक्शन 43 उस वीडियो में डिस्कस करूंगी, और अभी इसमें मैं सेक्शन 42 कर रही हूँ, विच सेज ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर। सेक्शन 42 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ये पावर रिजर्व रखता है कि मैं उस ट्रांसफर को कभी भी रिवोक कर सकता हूँ, और सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में वो इसी प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन के लिए दूसरे ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देता है, तो जो माना जाएगा कि जो पहला ट्रांसफर था वो रिवोक हो गया है और दूसरा ट्रांसफर ट्रांसफरी के फेवर में इन्फोर्स हो जाएगा। सो सेक्शन 42 बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ट्रांसफर में अगर पावर टू रिवोक अपने पास रखता है ट्रांसफरर और दूसरे ट्रांसफर में वो कंसिडरेशन के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो पहले ट्रांसफर को हम रिवोक्ड मतलब कि पहले ट्रांसफर को हम मानेंगे कि वो खत्म हो गया है और दूसरा ट्रांसफर इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। अब सेक्शन 42 में ये जरूरी नहीं है कि पहला ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए हो, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है दैट इज द सेकेंड ट्रांसफर, वो कंसिडरेशन के लिए ही होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।